क्योंकि पढ़ भर लेने से एग्जाम निकलता तो यहाँ पे हर कोई याद रखेंगे पढ़ रहा है, भले दिखाने के लिए पढ़ रहा है मगर पढ़ रहा है ना। मुद्दा यही है कि आपके पहला तो स्पीड आपकी होनी चाहिए, दूसरा होना चाहिए आपका सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है, आपका हैंड राइटिंग, और तीसरी है सर सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है प्रेजेंटेशन। 718 नंबर अनरिजर्व्ड के अंतिम छात्र का नंबर है और 717 नंबर एसटी के प्रथम छात्र। जहां 132 में अनरिजर्व्ड सीट का अंतिम सिलेक्शन 132 रैंक तक है और एसटी में जो प्रथम सिलेक्शन है वो 136 रैंक में। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं आपको कि अगर आप ओपन कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि फर्स्ट रैंक तो छोड़ दीजिए, अगर मैं टॉप 20 के बाद की बात करूं तो लगभग 30 नंबर में संपूर्ण याद रखेंगे आपका सीट जो है समाप्त हो जाएगी। याद रखें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है आपको, पीट्स एनालिसिस नहीं आ रहा है आपको, स्टेपल नहीं आ रहा है आपको कंटेक्स्ट का याद रखेंगे नॉलेज नहीं है, तो आप मान के चल लीजिएगा कि पीएससी का जो दौर और सपना वो नहीं है आपके लिए। या तो उसे डेवलप कर लीजिए, डेवलप कर लेंगे तो हर चीज़ आसान है, और डेवलप नहीं करेंगे तो याद रखेंगे पीएससी आपके लिए नहीं होगा। और बढ़िया जितना आपको स्पेस दिया है उसमें आपने कम शब्दों में कितना अच्छा लिखा है, पेपर देखने में सुंदर दिख रहा है, तो आप मान के चलिए कि मैं हमेशा उन बच्चों को कहता हूँ जो जिनकी आंसर राइटिंग और हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है, जिनका लिखने का तरीका बहुत खूबसूरत होता है, मैं उनको ना कई बार ऐसा भी होता है मन में कि एडवांस में उसको बधाई देता हूँ कि तुम तो मेंस निकल रहा है तुम्हारा। उसका रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि उन बच्चों को अपने कंटेंट को याद रखेंगे सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना है, पहला बात। और दूसरा है वो चार्ट ग्राफ तो हम सिखाई देंगे, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, हैंड राइटिंग उसकी अच्छी ही है, अब कंटेंट तो डेफिनेटली अच्छा कर लेगा हमारे साथ बैठ के वो। तो हमें एक पता नहीं अंदर से एक अलग फील होता है, कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंस रहता है कि ये बच्चा है, बच्ची तो निकाल देगी। बच्चों आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो मूलतः ये है कि आखिर किन बच्चों को सिविल्स की तैयारी करनी चाहिए। ये प्रश्न थोड़ा सा कह सकते हो कठोर भी है और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना तो है, परंतु ये वास्तविकता का अनुभव कराने वाला एक कठोर या कटु प्रश्न भी हो सकता है। अब मूलतः ये देखिएगा कि जो सीएससी की बात करें हम एसएससी की बात करें, ठीक है, इसके पीछे हमें क्या क्या चीज़ों को ज़रूरत होती है और पहले से अपना स्वाकलन करना जरूरी है कि आप उसके लिए बने हैं कि नहीं बने, और नहीं बने हैं तो बनना कैसे है। ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट लेती है सीएससी कहते हैं हम, और सारे राज्य जो लेती है उससे हम लोग कहते हैं एसएससी के नाम पर। सीएससी और एसएससी में प्रीलिम्स का एक अलग है कि वो स्क्रीनिंग या स्क्रूटनी है, तो एक अलग उसका मुद्दा मान सकते हैं, क्योंकि जो मुग्ल होता है वो आपका मेंस को एग्जाम को लेकर होता है। अल्टीमेटली जो रैंक जो जगमगाएंगे आपको मेंस के उत्तर लेखन शैली और उसकी जो आयाम है उसके बेसिस पे हो। अब मेंस की उत्तर शैली आपकी है कि नहीं उसे परखने के लिए 3 बिंदुओं पर पहले काम कीजिए। पहला वो है कि आपका जो है हैंड राइटिंग कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के लिए। दूसरा है स्पीड कैसी है आपकी, ठीक। तीसरा है आपका वह है इसमें ग्राफ, मैप, चार्ट ये बनाने की हैबिट आपकी है कि नहीं। चौथा है वो है सुंदरता, आपके उत्तर लेखन शैली की सुंदरता। ये 4 ये वो शब्द हैं जो आपके पढ़ाई के पहले की बात है, ठीक है। आपके कंटेंट कितने अच्छे क्या अच्छे वो बाद चेक किया जाएगा, पहले 4 चीज़ें पहले महत्वपूर्ण है। सुंदरता मतलब कि आपकी कॉपी साफ सुथरी दिख रही कि नहीं दिख रही है, प्रेजेंटेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला चरण होता है जिसको आपको जानना है वो है इन डेप्थ नॉलेज है कि इन डेप्थ नॉलेज। दूसरा है आपका वो है आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है आपकी। अब प्रेजेंटेशन में क्या है तो 2 चीज़ें होंगी,
एक तो है आपके शॉर्ट एब्रिविएशन, मतलब आप चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से कम शब्दों में लिख पाते हैं, और दूसरा है आपकी, ठीक है, वो है शब्दावली, किस शब्दावली का आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो है याद रखिए, जो पढ़ाई से रिलेटेड है आपका, ठीक है, वो ये है, वो है कोरिलेशन, कोरिलेशन, ठीक। बच्चे जितने भी हो, पहले इस बात को अश्योर करिए कि 4 चीज़ें आपके पास है कि नहीं, और सबसे पहले आप अपने आप को कैलकुलेट कीजिए, और नहीं कैलकुलेट करें तो आप करके उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो पहले डिसाइड कर लीजिए। फिर मैं उसके मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे जो कट ऑफ गए हैं उसका कारण कैसे गया होगा, बात की बात है। स्पीड सबसे पहले चेक कीजिए कि आपकी स्पीड कितनी है, वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 22 नंबर वाले हमारे, 2 नंबर वाले हमारे 22 प्रश्न हैं जो 30 शब्द सीमा के होते हैं, ठीक। 13 प्रश्न हमारे हैं जो 60 शब्द सीमा के होते हैं, 8 प्रश्न हैं जो 100 शब्द सीमा के होते हैं, और अब बात करें 1 प्रश्न है 10 नंबर वाले आपके, ठीक है, जो आपके 125 शब्द सीमा के होते हैं, और 2 प्रश्न हैं जो आपके 175 शब्द सीमा के हैं। सबको अगर आप जोड़ते हैं तो 660 वर्ड यहाँ लिखने हैं आपको, ठीक है, और लगभग 780 वर्ड आपको यहाँ लिखने हैं, 800 वर्ड्स यहाँ लिखने हैं आपको, ठीक है, 125 शब्द यहाँ लिखने हैं, और 350 शब्द यहाँ लिखने हैं। सबको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग मान के चलिए कि 7 और ये 8 15 और 6 21, ठीक है, और ये दोनों जोड़ दिए 15 और 24 और 3 27, लगभग मान के चलिए 2700 शब्द आपको लिखने हैं। कितने घंटे में? आपको 3 घंटे। क्लियर है? लगभग मान के चलिए 2700 के आसपास शब्द आपको लिखने की आवश्यकता होती है। 1 घंटे में मान के चलिए 900 शब्द होने हैं आपके। क्लियर है? और 1 मिनट में अगर आप देखें तो 1 मिनट में 900 को डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो मान के चलिए 15 शब्द आपको वर्ड्स आपको लिखने हैं। मैं 15 शब्द नहीं कहता हूँ, एक्चुअल में आपकी राइटिंग कम से कम 19 या 20 शब्द के आसपास होनी चाहिए। अगर 20-19 के आसपास नहीं है और आप आगे भी नहीं कर पाएंगे तो ये मान के चलिए पीएससी आपके लिए नहीं है। लगभग मान के चलिए, क्योंकि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है यूपीएससी में या सीजीपीएससी में, वो है पूरा पेपर कंप्लीट करना, पूरा पेपर कंप्लीट करना। ये सबसे बड़ा पहला टास्क होता है, ठीक है। और दूसरा जो टास्क होता है, याद है, पूरा पेपर कहने का मतलब है सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, ठीक है। दूसरा जो है, याद रखेंगे, सही समय पर सभी प्रश्नों को उसके दिए गए समय काल के आधार पर आपको पूर्ण करना, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आपकी स्पीड आपकी कितनी है। अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही है, अगर आपकी स्पीड 8 से 12 के आसपास है, तो ये मान के चलिए कि आप किसी भी स्थिति में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और पेपर कंप्लीट नहीं कर पाने का मतलब है कि आप रेस से पूरी तरीके से बाहर हैं। आप सिर्फ वो भीड़ है, चाहे प्रीलिम्स निकालने वाले, ठीक है, कि प्रीलिम्स निकालकर सिर्फ मेंस में बैठने के आप एक सिर्फ ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और कुछ नहीं। पहला प्रश्न। अब दूसरी बात आती है कि ऐसा जो एनालिसिस ये ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि हम 25 से 30 मिनट, ठीक है, जैसे हम एक कोई भी प्रश्न देखें, अगर मान लीजिए 8 नंबर वाले 8 प्रश्न है हमारे पास, ठीक है, 10 नंबर वाले हमारे पास 1 प्रश्न है, और 15 नंबर वाले हमारे पास 2 प्रश्न हैं, ठीक है। आप मान के चलिए हर एक 8 नंबर के प्रश्न के लिए आपको कम से कम 1.5 मिनट का फ्रेमिंग, उसकी सिनॉप्सिस, ठीक है, उसका रोड मैप, ठीक है, और उसके अलग अलग स्वरूप बनाने में आपको निकल जाएगा, सोचने और समझने में कम से कम 1.5 मिनट। गुणित 8 कर दिए हम तो 12 मिनट आपका यहाँ निकल गया, ठीक है। 10 मिनट वाले मान के चलिए 2 मिनट तो आप कम से कम लेंगे इस प्रश्न को पहले इसकी फ्रेमिंग करने में, लगभग 2 मिनट यहाँ निकल गया हमारे। और मान के चलिए 15 मिनट वाले में 3 मिनट के आसपास आप समय लेंगे ही लेंगे, 100% बात है, ठीक है। 6 मिनट हमारे यहाँ निकल गए। 20 मिनट मान के चलिए हमारे इन 3 सेक्शन में निकल गए। और क्योंकि बिना फ्रेम के अगर आप लिखेंगे तो ऐसे नंबर कम मिलने हैं आपको, 2.5 नंबर या 3 नंबर के आसपास, बहुत स्पष्ट है।
जो पिछले बार का पेपर आंसर सेट आया है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए 180 मिनट में हमारे 20 मिनट हमारे निकल गए हैं, किसमें? 3 सेक्शन में, 8, 10 और 15 वाले। हमारे पास बच गए कितने? 160 मिनट। 5 मिनट मान के चलिए कम से कम आप अपने आंसर को, जो प्रोफार्मा होता है जिसे हम लोग याद रखेंगे, OMR शीट कहते हैं, उसको फिल करने में निकल जाएगा। तो बच गए आपके पास कितने? 155 मिनट। ये मान के चलता हूँ कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे 2 और 4 नंबर वाले, जिसमें आपको समय लगेगा सोचने समझने, उसके ग्राफ और बाकी चीज़ें बनाने में। तो मान के चलिए 10 मिनट आप पूरे 2 सेगमेंट, मतलब लगभग 35 क्वेश्चन को समझने में मान लीजिए 10 सेकंड में 10 मिनट भी देते हैं, तो वास्तविक में आपके पास 145 मिनट का समय है, जिसको आप 130, 180 लगातार बोल रहे हैं। आपके पास लिखने के लिए आई मीन नेट जो अवेलेबल टाइम है आपके पास लिखने के लिए वो 145 मिनट है। 145 मिनट है, 27 शब्द सीमा है आपके पास और 145 मिनट में करना है आपको। तो ये मान के चलिए आपको लगभग मान के चलिए कि 18-19 शब्द तो लिखने ही पड़ेंगे, 15 में काम नहीं बनेगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। मतलब आपकी 18 शब्द प्रति मिनट अगर आपकी स्पीड है, तब तो मान के चलिए कि आप पेपर को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है मैं उस पर जाऊंगा नहीं। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी हमारे में अंदर है कि नहीं, वो पहले देख लेते हैं, पहला चीज़। अब दूसरी बात आते हैं, वो है आपके आंसर राइटिंग की, हैंड राइटिंग की, माफ़ी चाहूँगा। आपके आंसर राइटिंग की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब हैंड राइटिंग की अगर हम बात करें, चलिए मैं हैंड राइटिंग इसको हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 ऑब्जेक्ट लेते हैं, A, B, C, चलो 4 लेते हैं, D। ये 4 छात्र हैं मान लीजिए। ठीक है, चारों के पास सेम कंटेंट है, वही फैक्चुअल। इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, इसकी भी हैंड राइटिंग अच्छी है, इसकी हैंड राइटिंग खराब है, इसकी भी हैंड राइटिंग खराब है, मान लेते हैं। ठीक है, कंटेंट सबके बराबर है, कंटेंट सबके बराबर है। तो ये मान के चलिए इन दोनों को तो लगभग मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में इसके मार्क्स कैसे कम होंगे बाद बात कर लेंगे। मान लीजिए 8 नंबर का प्रश्न है, तो ये मान के चलता हूँ उसको 5 नंबर के आसपास इसको मिलेगा, 5 नंबर इसको भी मिलेगा, क्योंकि कंटेंट इसके अच्छे थे, किसके? आपके C और D के, परंतु हैंड राइटिंग दोनों की क्या थी? खराब थी। तो ये मान के चलिए एक को 4.5 मिलेगा और इसको भी 4.5 या 4 नंबर, ये मान के चलिएगा। मान लीजिए मैक्स टू मैक्स लेके चलते 4.5 नंबर। और इसमें अगर हम 8 प्रश्न में देख लें कि 8 प्रश्न में अगर आधे नंबर भी कम हुए, तो एक पेपर में उसके सिर्फ 4 नंबर कम होगा, किसके कारण से? आपके आंसर राइटिंग की वजह से। 7 पेपर है, 8 नंबर वाले में ले गए, आगे और भी ले जाएंगे। 7 प्रश्न पत्र है हमारे, मान लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए और चलिए एक काम करते हैं, ऐसे भी छोड़ देते हैं। 5 है हमारे, 20 नंबर हमारे यहाँ पे कम हो। और ऐसे ही मान लीजिए 10 और 15 में भी हालत वही है आपकी, उसमें भी 10 नंबर कम कर लीजिए आप। 30 नंबर समाप्त हुआ, मतलब ये समझ लीजिएगा कि आप इंटरव्यू के बाद याद रखें फाइनल सिलेक्शन में नहीं दिखेंगे। तो हैंड राइटिंग जिसकी एकदम खराब है, वो ये मान के चलिए कि या तो PSC के बदले वनडे एग्जाम कर लीजिए या PSC छोड़ दीजिए। बहुत क्लियर सा है। जिसके आंसर राइटिंग समझ ही नहीं आ रहे हैं, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है, वो आप मान लीजिए एक्सेप्ट कर लीजिए PSC या UPSC आपके लिए नहीं है। कारण क्या है कि सिर्फ भीड़ बढ़ाने से याद रखेंगे मन्नतें जो है पूरी नहीं होती है, और अनावश्यक मोटिवेशन से भी नहीं निकल जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों 12th फेल की मूवी देखी है और मनोज जी की मूवी आपने देखी होगी, तो मनोज जी के हर एक क्षेत्र में उनकी महारत थी। हिंदी में जैसे आप उस मूवी की बात करें, उसमें भी उन्होंने पहले दिन जब टेररिज्म पे लिखा तो कितना सुंदर ऐसे लिखा था उसके। आप क्योंकि मूवी के आधार पर ही आपको समझाया था उस चीज़ों को, उसके टीचर ने उसकी प्रशंसा की थी वहाँ पर। मतलब उसकी आंसर राइटिंग, हैंड राइटिंग सब कुछ अच्छी रही होगी। खैर ठीक है, तो एक पॉइंट समझ लेना, या तो आप अपनी आंसर राइटिंग सुधार लीजिए हैंड राइटिंग को, और अगर हैंड राइटिंग नहीं सुधर रही है तो अपना फील्ड चेंज कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक तो ये हो। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, जो सबसे महत्वपूर्ण है हैंड राइटिंग के बाद, एक स्पीड हो गई, एक हैंड राइटिंग हो गई। तीसरा है, अगर आपको लगता है कि ये मेरा आंसर सीट है
और इस आंसर शीट को मैं पूरा का पूरा भर भर देता हूँ। ठीक है, मतलब जो कंटेंट दिखे मैं उसको पूरी तरीके से भर दूँ। ये आपने सोच के रखा है। तो ये मान के चलिए एक लड़के ने यहाँ पर मान लीजिए पर्सन ए है और पर्सन बी है, इसने ग्राफ भी यूज़ किया है, इसने याद रखेंगे बढ़िया मैप भी यूज़ किया है, ठीक है, चार्ट का भी प्रयोग किया है जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और इसने सिर्फ थ्योरी लिखी है। क्लियर है? तो ये मान के चलिएगा कि आपके टोटल 46 प्रश्न में से 35 प्रश्न तो आपके क्या है, फैक्चुअल है मान लेते हैं, 11 प्रश्न आपके क्या है, आपके थ्योरेटिकल है पूरी तरीके से। ठीक है, ये फैक्चुअल हो गया, थ्योरेटिकल हो गया। इसमें से मान लीजिए अगर आधे आधे नंबर भी कम होते उस लड़के के, क्योंकि प्रेजेंटेशन के कारण से, तो लगभग 5.5 नंबर उससे कम हो गए हैं, और 5 पेपर अगर देखें तो 22.5 नंबर उस लड़के के इस लड़के से ज़्यादा हो। क्लियर है? ए का बी से ज़्यादा हो। तो अगर आपको ग्राफ, चार्ट, मैप और अलग अलग याद रखें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, आपको पिट्स एनालिसिस नहीं आ रहा है, आपको स्टेपल नहीं आ रहा है, आपको कंटेक्स्ट का याद रखेंगे नॉलेज नहीं है, तो आप मान के चल लीजिएगा कि पीएससी का जो दौर और सपना वो नहीं है आपके लिए। या तो उसे डेवलप कर लीजिए, डेवलप कर लेंगे तो हर चीज़ आसान है, और डेवलप नहीं करेंगे तो याद रखेंगे पीएससी आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि पढ़ भर लेने से एग्ज़ाम निकलता तो यहाँ पे हर कोई याद रखेंगे पढ़ रहा है, भले दिखाने के लिए पढ़ रहा है मगर पढ़ रहा है ना। ठीक है, क्यों जी, सही बोल रहा हूँ? तुम भी वैसे तो नहीं करते, नहीं ना? ठीक है, खैर, तो मुद्दा यही है कि आपके पहला तो स्पीड आपकी होनी चाहिए, दूसरा होना चाहिए आपका सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है, आपका हैंड राइटिंग, और तीसरी है सर सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है प्रेजेंटेशन, मतलब जिसमें चार्ट ग्राफ का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा जब पेपर भरते हैं तो पेपर कितनी सुंदर दिखती है ना, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कितने नीट एंड क्लीन तरीके से, कितना काटाफिटी कम किया आपने। ठीक है, और बढ़िया जितना आपको स्पेस दिया है उसमें आपने कम शब्दों में कितना अच्छा लिखा है, पेपर देखने में सुंदर दिख रहा है। तो आप मान के चलिए कि मैं हमेशा उन बच्चों को कहता हूँ जो जिनकी आंसर राइटिंग और हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है, जिनका लिखने का तरीका बहुत खूबसूरत होता है, मैं उनको ना कई बार ऐसा भी होता है मन में कि एडवांस में उसको बधाई देता हूँ कि तुम तो मेंस निकल रहा है तुम्हारा। उसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि उन बच्चों को अपने कंटेंट को याद रखेंगे सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना है, पहला बात। और दूसरा है वो चार्ट ग्राफ तो हम सिखाई देंगे, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, हैंड राइटिंग उसकी अच्छी ही है, अब कंटेंट तो डेफिनेटली अच्छा कर लेगा हमारे साथ बैठ के वो। तो हमें एक पता नहीं अंदर से एक अलग फील होता है, कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंस रहता है कि ये बच्चा है, बच्ची तो निकाल लेगी। इसका वो बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो बार बार मैं कहता हूँ, वो वहाँ से उसके आपके आंसर राइटिंग से दिख जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आप मेंस के पहले 250-300 क्वेश्चन नहीं लिखे हो बड़े वाले, तो आप मान के चलिए आप फंसेंगे, 100% फंसेंगे। आप लिख के ले लीजिए, कम से कम 250-300 प्रश्नों का तो 8-10 नंबर वालों का तो आपको प्रैक्टिस होना ही चाहिए। कम से कम 30 कम से कम 30 ऐसे आपके तैयार होने चाहिए लिखने का प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लैंग्वेज आपका 100% होना चाहिए तैयार, तभी जाके मेंस है आपका। अगर आप सोचते हैं कि मैं बिना लिखे मेंस के समय लिख लूँगा तो आप मैरी गो राउंड के चक्र में फंस चुके हैं। वो बस ऊपर नीचे ऐसे होते रहेगा, हर साल घूमते रहेगा, हर साल प्री निकलेगा, हर साल मेंस फंसेगा। वो बहुत कॉमन फैक्टर है ना। कई बार देखिए ना कि कई ऐसे छात्र हैं जो हमारे तो नहीं, हमारे बच्चे निकाल ही लेते हैं, हम लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है, 4, 5, 6, 7 ऐसी संख्या बढ़ गई है, इधर का पीसीएस दिए सर, उधर का पीसीएस दिए, हाथ में क्या यार, फिर से वही शून्य से शुरू। अब शून्य नहीं कहता हूँ, बट देखो जो फेल होता है भाई उसके लिए शून्य ही है। इंटरव्यू में जाके वापस आ रहा है ना, तो उसके लिए बहुत कठिन दौर होता है ना। वो सभी वो यूपीएससी के एस्पायरेंट इस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे। खैर, तो ये एक तो और पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि इन डेप्थ नॉलेज की बात करते हैं। मैं इसको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलो इन डेप्थ नॉलेज की बात कर लेंगे, है ना। ये इसके पीछे कारण मैं को समझाता हूँ। पिछले बार 2023 के कट ऑफ को लेकर अगर हम बात करें, वहाँ से आपको पूरा सिनारियो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2023 में जो हमारा मेंस का रिजल्ट आया उससे हम लोग देख लेते हैं कि 2023 का रिजल्ट मतलब 2000 हमारे जो 25 में आया है। ठीक है,
24, 25, 24 बेसिकली 25 कह रहा हूँ, 24, ठीक है। तो उसमें पूरा आपको एक एनालिसिस दिखाया था। रैंक 1 जिसने लाया है, यूआर कैटेगरी से सिलेक्टेड है ओबीसी, खैर ठीक है। तो जो फर्स्ट रैंक है उसका टोटल मार्क्स है 803, फर्स्ट रैंक का, ठीक है। ये ओवरऑल मार्क्स है। उसका जो मेंस में मार्क्स है वो है 730 और 73 नंबर उस छात्र को मिले हैं किसमें, आपके इंटरव्यू में। ये मैं बात कर रहा हूँ रैंक 1 की, अनरिजर्व सीट पे। अब इसके हम लास्ट सिलेक्शन रेट पर जाते हैं, जो लास्ट सिलेक्शन है, जो वेटिंग लिस्ट में है, लास्ट सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। इसमें देखें तो लास्ट जिस बच्ची का आया है उसका रैंक है 132 अनरिजर्व, मगर मैं कह रहा हूँ वेटिंग लिस्ट में है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका नाम है तो मैं उसको सिलेक्टेड मानता हूँ, ठीक है। इसके जो टोटल जो नंबर है वो है आपके 718 नंबर, 718 नंबर। ये अंतिम बच्चे का है, क्लियर रहेगा, ठीक है, ऑल डन। चलिए अब वैसे ही बात करें हम, ये चलो इस पर तो हम लोग एक एक करके सब में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। वैसे ही हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो प्रथम रैंक जिस बात छात्र का है, अंतिम रैंक देखते हैं, प्रथम को छोड़ते हैं, अंतिम देखते हैं, उसका रैंक है 153, 153, क्लियर रहेगा। और मान के चलिए इसमें जो इंटरव्यू कॉलिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, इसका अंतिम जो सिलेक्शन देखते हैं, यहाँ पर मान के चलिए 660 के आसपास लगभग मार्क्स है जो अंतिम चयन का है, लगभग मान के चलिए यहाँ भी लगभग 660 के आसपास ही आपको दिखेगा मार्क्स में, लगभग 660, ठीक है। ये अंतिम है जिसमें आपको फाइनल सिलेक्शन आपको दिखाए विथआउट इंटरव्यू ना, याद रखिएगा। इंटरव्यू के साथ अगर देखें तो 714 नंबर है, 714। इन दोनों के अंतिम बिंदु को देखें अनरिजर्व और ओबीसी में, तो सिर्फ 4 नंबर का ही अंतर है। 718 नंबर जिस लड़की ने अनरिजर्व में लाया, जिस लड़के ने लाया वो अंतिम सिलेक्शन है, और ओबीसी में जिसने 714 नंबर लाया उसका अंतिम सिलेक्शन है। अब आप काउंट कीजिए 4 नंबर में कितने बच्चे आ रहे हैं। इसका रैंक है 153 और इसका रैंक है 132, दोनों को अगर माइनस करते हैं तो लगभग 21 बच्चे 4 नंबर के अंदर में हैं। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट आपके दिमाग में आ गया होगा क्लियर, कि यहाँ पे कट ऑफ का मार्क्स कितना क्लोज रहता है वही समझ आएगा। अब बात कर लेते हैं एसटी और एससी की, वो भी बड़ा क्लियर हो जाएगा। एसटी में जिस लड़के ने प्रथम रैंक लाया है उसका रैंक है 136, अर्थात जहाँ 132 में अनरिजर्व सीट का अंतिम सिलेक्शन 132 रैंक तक है, और एसटी में जो प्रथम सिलेक्शन है वो 136 रैंक में है। इस बालक का जो रैंक आया है, बालक या बालिका जो भी है, ठीक है, उसका टोटल मार्क्स है इंक्लूडिंग द इंटरव्यू 717 नंबर, इंक्लूडिंग द इंटरव्यू 718 नंबर अनरिजर्व के अंतिम छात्र का नंबर है, और 717 नंबर एसटी के प्रथम छात्र का नंबर है, ठीक है। इसको जो टोटल मार्क्स मिले थे वो 668 नंबर उसको मिले हैं मेंस में, और 49 नंबर मिले थे इस लड़के को आपके इंटरव्यू में। द्वितीय रैंक की बात करें, जो एसटी में सेकंड रैंक है, ये एसटी फर्स्ट रैंक है, याद रखिएगा, फर्स्ट एसटी। सेकंड रैंक जो है एसटी में, उस लड़के का रैंक था 280, ये सेकंड रैंक है, दोनों डिप्टी कलेक्टर हैं, ठीक है। इसके टोटल मार्क्स थे 689 नंबर, जो कुछ इस तरीके से 625 नंबर इसके मेंस में है और 64 नंबर इसके इंटरव्यू में है। अगर एसटी के अंतर्गत में देखें तो लास्ट सिलेक्शन जो हुआ है वो 529 रैंक जिसका है, रैंक की बात कर रहा हूं, उसका अंतिम सिलेक्शन है, जिसके टोटल मार्क्स 607 नंबर है मार्क्स, उसका अंतिम सिलेक्शन है, ठीक है। और इंटरव्यू कॉलिंग 538 नंबर में इंटरव्यू कॉलिंग है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब वैसे ही बात करें हम एसटी को लेकर, ठीक है, शेड्यूल कास्ट को लेकर। शेड्यूल कास्ट के छात्रों की अगर हम बात करें
तो इनका जो प्रथम रैंक है जिस लड़के का या लड़की का, उसका है 56वां रैंक, 56। टोटल मार्क्स इसने अचीव किए हैं 739 नंबर, जो 667 धन 72 के फॉर्म में आपको दिखता है। द्वितीय रैंक में याद रखें जिस बालक ने लाया है उसका 73rd रैंक है, 73rd, ठीक है, रैंक। क्लियर रहेगा। चलिए, लास्ट जो इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो 358 रैंक तक याद रखेंगे इनका फाइनल सिलेक्शन है। और इंटरव्यू कॉलिंग की बात करें हम लोग तो इंटरव्यू कॉलिंग 493 रैंक तक को इंटरव्यू कॉलिंग दी गई थी, अर्थात जिनके 576 नंबर हैं वो इंटरव्यू कॉल में सेलेक्ट हुए थे। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं आपको कि अगर आप ओपन कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि फर्स्ट रैंक तो छोड़ दीजिए, अगर मैं टॉप 20 के बाद की बात करूं तो लगभग 30 नंबर में संपूर्ण याद रखेंगे आपका सीट जो है समाप्त हो जाएगा, लगभग 30 नंबर में। 4 नंबर में आप देख रहे हैं 21 बच्चे आ रहे हैं और 30 नंबर में पूरा का पूरा सिनारियो चेंज हो जाना है, या तो आप अफसर रहेंगे या तो एस्पिरेंट बने रहेंगे, ठीक है। और 30 नंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो पहला मुद्दा ये है, ठीक है, कि अगर आपने छोटा सा एग्जांपल दिया था कि ये जो मार्किंग को लेकर है स्पीड आपकी नहीं है और आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, 18 वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए अगर आप 55 नंबर भी छोड़ दिए हर एक प्रश्न पत्र में, ठीक है, 5 प्रश्न पत्र है आपकी, ठीक है, और मान लीजिए एवरेज उसको 2.5 नंबर में मिलना होता उस पर या बाकी को मिले हैं, तो 2.5 गुणित अगर 5 कर दिए 12.5 नंबर हो गए। 12.5 नंबर याद रखेंगे आपको टॉप 50 और टॉप 120 से बाहर करने के लिए काफी है। आप क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैंने कहा हैंड राइटिंग को लेकर, हैंड राइटिंग में 20 नंबर लेके चला रहा हूं आपका, 20 से 30 नंबर, वो हैंड राइटिंग में याद रखेंगे एज ले लिया आपसे, ठीक है। मैं कहा ना, या तो आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार लीजिए और नहीं सुधार रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आपको सुधारते, तो फील्ड चेंज कर दीजिए, ठीक है। आप सुंदर बनाने का मतलब नहीं कि एकदम सुंदर बनना है, ऐसा बनना चाहिए कि कम से कम नीट एंड क्लीन दिखे, बढ़िया प्रेजेंटेबल दिखे, प्रेजेंटेबल, बढ़िया चार्ट ग्राफ का प्रयोग दिखे, कम शब्द सीमा की आपकी जरूरत को फुलफिल करने वाला आंसर दिखे, ठीक है, और सबसे बड़ी बात पूरे पेपर भरे, बस, ठीक है। ये पहली डिमांड। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। अब वो असली खेल किस चीज का है, जो मैंने आपको बताया वो है कंटेंट को लेकर। किसको लेकर? कंटेंट को लेकर। हालांकि कंटेंट में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि आपके यहाँ 2 नंबर और 4 नंबर की संख्या ज्यादा है सीजीपीएससी में। यूपीएससी पूरा कंटेंट का खेल है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट को आप इन डेप्थ नॉलेज नहीं लिए और मान लीजिए 100 बच्चे भी अगर लिए हैं, वो 100 बच्चे तो आपसे याद रखेंगे आधे आधे नंबर करके 20-25 नंबर तो एज ले लेंगे। गायता सिरहा पेरमा, ये दुनिया भर का जो नया नया शब्द है वो नहीं लगा आपके आंसर में, और जनजाति लिख रहे हो आप, तो जनजाति में आपको वैसे ही नंबर मिलेंगे 75 में 29 या 28, ज्यादा हुआ तो 35 तक, मगर जो बच्चा अच्छे से लिखिएगा उसको 42 नंबर तक मिल जाएगा। 7 नंबर का वेटेज बहुत है आपके लिए, ठीक है, क्लियर है। दूसरा प्रेजेंटेशन में बताया था, तो प्रेजेंटेशन तब आएगा ना, शब्दावली तब आएगी जब आप इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे। पिंक प्रोडक्टिविटी तभी समझ आएगी जब आपने उस लेवल पर पढ़ाई किया हो। और तीसरा है याद है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या है कि मैं जब ऐसे लिखूंगा तो ऐसे मान लीजिए मुझे पूछा है बस्तर पंडुब, तो बस्तर पंडुब में वेरियर एल्विन से लेके ग्रियर्सन से लेके उनके इतिहास की संरचना से लेके वर्तमान के याद रखेंगे 2023 के बस्तर पंडुब, और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से लेके याद रखेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के छत्तीसगढ़ में आगमन तक को। ये जोड़ने की अगर कला मुझ में नहीं है और बाकी बच्चों में है तो बाकी बच्चों तो एज करेंगे, ठीक है। तो ये समझिएगा कि मेंस बहुत टफ तो नहीं है, मगर आपकी प्रवृत्ति में नहीं है वो चीजें जो मैंने आपको कही है, तो मेंस आपके, ठीक है। तो ये कट ऑफ से आपको समझ आ गया होगा कि कितना खतरनाक और कितना शानदार एक कट ऑफ हमारे यहाँ बना होता है। ये हर जगह पे है, यूपीएससी हो सीजीपीएससी हो, यूपीएससी में वही हाल है। 30-40 नंबर आपको अंदर और बाहर करने में काफी है। खैर, तो आप समझ पा रहे होंगे, एनालिसिस करो अपने आप को, है ना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है हमको, बेसिकली याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक व्यक्ति की ना अपनी एक चाहत और अपनी एक पकड़ होती है।
या तो उसको बदल लो और नहीं बदल पा रहे तो रास्ता बदल लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं, है ना। और बेहतर जो मैंने आपको सुझाव दिया है उस सुझाव को मानिए, आगे बढ़िए और मेंस की जो वास्तविक जो गहराई है ना उसको समझने को उसको परिपूर्ण करिए, तब मेंस आपका है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।